नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मायावती जी, बहन मायावती जी, सुश्री मायावती जी, जिस जमाने में हम लोग युवा हो रहे थे, उत्तर प्रदेश की फायर ब्रांड लीडर थी। दलित जो लंबे समय तक कभी इस पार्टी का कभी उस पार्टी का वोट बैंक बना हुआ था, मायावती जी ने उस पूरे दलित आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी की छतरी के नीचे ले आया। और मुझे वो समय याद है, और अब भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदल गया है, बदला तो है, लेकिन वो समय मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है जब दलित ये भी नहीं देखता था कि उम्मीदवार की जाति क्या है, उम्मीदवार कौन है, उम्मीदवार कहां से आया है। वो जाता था, हाथी का निशान देखता था और अपना वोट देकर चला आता था। मायावती जी की रैलियां होती थी, इतनी जबरदस्त भीड़ हुआ करती थी। अपने पैसे से लोग अपना पैसा खर्च करके बसों में भर के कैसे भी पहुंचते थे और मायावती जी के भाषण सुनते थे। मायावती जी का वो जलवा था कि जहां खड़ी हो जाएं वहां से लकीर शुरू हो जाए। कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, बाद में मुख्यमंत्री बनने के लिए आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता भी किया, लेकिन ये समझौते भी ऐसे थे कि मायावती जी ने कभी बीजेपी को लीवरेज नहीं लेने दिया। खुद सत्ता में रही और फिर जब चाहा तब हट गई, अपने दम पर चुनाव लड़ा। इतना वोट हमेशा उनके पास था कि पार्टियां उनके आगे पीछे घूमती रहीं। कांग्रेस के साथ भी उनका समझौता हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके भी पिछली बार लड़ा था। हर तरह से मायावती जी न केवल एक ताकतवर नेता थीं, बल्कि उनके पीछे दलित जनता की एक ऐसी भीड़ थी जिसके लिए कोई भी पार्टी तरसती है। और सिर्फ दलित ही क्यों, मुसलमानों ने भी उनके ऊपर खूब भरोसा किया। मुसलमान उनको जम के वोट देते थे। दलित, मुस्लिम, इन सारी जातियों ने मायावती जी को जबरदस्त वोट दिया। और इसके अलावा हमारे जैसे लोग जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, वो मायावती जी के लिए हमेशा खड़े रहे, मायावती जी का हमेशा समर्थन किया, सिवाय तब जब वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती थी। ये हमारे जैसे लोगों को मंजूर नहीं था, क्योंकि मेरे लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए जाति भेद जितनी बड़ी समस्या है, सांप्रदायिकता भी उतनी बड़ी समस्या है। आप सांप्रदायिक हैं तो आप अंबेडकर के अनुयायी नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है। बाकी लोग इससे अलग रख सकते हैं अपना, लेकिन मायावती जी का एक सम्मान था एक दलित नेता के रूप में, दलित चेतना को दोबारा जगाने के रूप में, और दलित जनता को एक अधिकार देने, आवाज देने वाली नेता के रूप में मायावती जी का सम्मान था और हमेशा रहेगा। लेकिन इधर पिछले कुछ समय से, बल्कि मैं कहूं कि पिछले कुछ चुनावों से, मायावती जी का जो अप्रोच है, वो अप्रोच ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हार मान ली है। कोई भी नेता जब चुनाव में जाता है, कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है, तो वो अपने फायदे के लिए जाती है। बहुत छोटी छोटी ऐसी पार्टियां बनती हैं जिनका काम होता है इस पार्टी से पैसा लेकर उसको फायदा पहुंचाना, उस पार्टी से पैसा लेकर उसको फायदा पहुंचाना। लेकिन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक धमक रही है। मध्य प्रदेश में एक जमाने में मायावती जी की पार्टी जो बसपा थी, बहुजन समाज पार्टी, वो बेहद मजबूत और कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प के रूप में उभर रही थी। राजस्थान में कुछ इलाके हैं जहां पर उनका अच्छा प्रभाव है। पंजाब, जहां से काशीराम जी आते थे, पंजाब में बसपा का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। दिल्ली में भी बहुजन समाज पार्टी की काफी मजबूत यूनिट रही है, यहां पर भी असर रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसी छोटी मोटी पार्टी नहीं है जो यहां वहां भटके और लोगों को बुरा ना लगे। बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद की जाती है कि सामाजिक न्याय के पक्ष में वो खड़ी हो। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा के ऊपर आरोप लगा, और देखिए वो आरोप गलत भी नहीं था कि बसपा ने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाएं। अब समाजवादी पार्टी से एक पुराना उनका इतिहास है, आप लोग जानते हैं। लखनऊ रेस्ट हाउस कांड हुआ था जहां बहन जी के साथ बहुत बदतमीजी हुई थी। दुनिया का कोई भी इंसान, अगर वो इंसान है, तो लखनऊ में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसको सही नहीं ठहरा सकता। जब मायावती जी को घेरा गया था और उसके बाद मायावती जी ने साड़ी पहनना बंद कर दिया था, तो ये एक बड़ी घटना थी जिसका मलाल उनके मन में रहा है और स्वाभाविक है। लेकिन पिछली बार समाजवादी पार्टी के खिलाफ जिस तरह के कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए, ये कहा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं।
जहां यादव कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के, वहां किसी यादव को लड़ा दिया ताकि यादव वोट कट जाए। जहां मुस्लिम कैंडिडेट थे वहां मुस्लिम लड़ा दिया। ये सारी बातें आई, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत डिटेल में एनालिसिस कई बार हो चुकी है। और मायावती जी के ऊपर आरोप लगा कि वो जीतने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। और जब नतीजे आए तो ऐसा लगा कि शायद ये सही भी था। अपने पूरे इतिहास में जब से बहुजन समाज पार्टी का जलवा बना है, जितना खराब प्रदर्शन यूपी में पिछले चुनाव में किया, 1 सीट मिली थी, उतना खराब प्रदर्शन तो आज तक बहुजन समाज पार्टी से कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद आया लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में पहले राउंड में जिस तरह से मायावती जी ने उम्मीदवार दिए थे, कुछ जगहों पर तो ऐसा लगा कि पुरानी पॉलिसी वो अपना रही हैं। हालांकि मायावती जी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को जिताएं, और ये भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से उनकी बात भी चल रही थी, ऊपर से सब मना कर रहे थे, लेकिन मैं जानता हूं अंदर अंदर बात चल रही थी कि तीनों का गठबंधन हो जाए। वो गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के कैंडिडेट्स उन्होंने दिए और जिस तरह से चुनाव प्रचार शुरू हुआ, ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार मायावती जी ने कमर कस ली है। इस बार मायावती जी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रही हैं कि लोकसभा में उनकी सीटें आ सकें। आप जानते हैं कि रितेश पांडे जो लोकसभा मेंबर थे बहुजन समाज पार्टी से, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। दानिश अली जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट से जीते थे अमरोहा से, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, वो कांग्रेस में चले गए। इमरान मसूद जो घूम घाम के बहुजन समाज पार्टी में पहुंचे थे, उनको भी निकाल दिया गया, वो भी पहुंच गए कांग्रेस में। तो कई सारे महत्वपूर्ण नेता पहले ही छोड़ के चले गए थे, और नए लोगों को ऐसा लग रहा था इस तरह से लड़ाया जा रहा है ताकि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से एक ताकतवर पार्टी के रूप में खड़ी हो। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की दिखाई दे रही थी तो 28 साल के युवा आकाश आनंद की दिखाई दे रही थी। आकाश आनंद जी मायावती जी के सगे भतीजे हैं, उनके भाई आनंद जी के बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, यहां अच्छे स्कूलों में नोएडा से पढ़ाई की है, उसके बाद लंदन गए, लंदन से पढ़ लिख के आए, अपने पिताजी का व्यापार संभाल रहे थे। लेकिन 2019 में मायावती जी ने उनको एक रैली में इंट्रोड्यूस किया और उनको पार्टी में न केवल शामिल किया बल्कि कोऑर्डिनेटर बनाया, जिम्मेदारी दी उनको चुनाव में प्रचार करने की। और आकाश आनंद ने यह जिम्मेदारी बहुत कायदे से निभानी शुरू की। जिस तरह की आकाश आनंद की रैलियां हो रही थी, जिस तरह की उसमें भीड़ आ रही थी और जिस तरह से वो हमले कर रहे थे, वो शानदार था। ये बहुत दिनों बाद हो रहा था कि बसपा के निशाने पर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी थी। एक सभा में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार की तुलना तालिबान से की, आतंकवादियों की सरकार कहा उनको, और यह कहा कि ऐसी सरकार को जूतों से जवाब देना चाहिए। अब यह भाषा आपको आपत्तिजनक लग सकती है, लेकिन एक आंदोलन की भाषा ऐसी ही होती है, ऐसी ही करारी होती है, फिर चाहे एफआईआर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चाहता हूं कि मैं बात के दूसरे हिस्से पर जाऊं, उसके पहले आकाश आनंद के उस भाषण की कुछ झलकियां आप सुन लें। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है,
वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अब यह भाषण जब चर्चा में आया तो आकाश आनंद के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद पता यह चला कि आकाश आनंद की बहुत सारी रैलियां निरस्त कर दी गई हैं। हमें यह लगा कि शायद आकाश आनंद डर गए हों या कोई और बात हो, लेकिन कल रात को मायावती जी का ट्वीट आया, बल्कि आप कहें ट्वीट के थ्रेड आया। 3 ट्वीट्स एक के बाद एक थे एक ही थ्रेड में, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस थ्रेड को पढ़ने के बाद समझ में यह आया कि मायावती जी ने उनको पार्टी से तो नहीं निकाला है, लेकिन उनसे सारी जिम्मेदारियां छीन ली हैं। और इसके पहले ही यह खबर आ चुकी थी, बल्कि 2 खबरें आ चुकी थी। 2 जगहों पर मायावती जी ने उम्मीदवार बदल दिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी जहां धनंजय सिंह जी की पत्नी चुनाव लड़ रही थी। धनंजय सिंह आप जानते हैं, उनको माफिया कहा जाता है, जेल में थे, अभी रिहा हुए हैं। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी और कहा यह जा रहा था कि बहुत ताकतवर वो लड़ाई होगी जौनपुर में, लेकिन अचानक उनका टिकट वापस लेकर समाजवादी पार्टी से आए एक नेता को दे दिया गया। और यह कहा जा रहा है कि यह टिकट बदला इसलिए गया जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। एक और जगह इसी तरह से टिकट बदल दिया गया जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है जिसका समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है। अब इन सारी घटनाओं को मिला दीजिए आप, कैंडिडेट बदलना और इस तरह बदलना कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। अब ये एनालिसिस करने में तो मैं बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगा कि जिस जाति के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, अगर आप उसी जाति के उम्मीदवार को लड़ाइएगा तो क्या होगा। और उसके बाद जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अटैकिंग था, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहा था, उस व्यक्ति से आपने सारी जिम्मेदारियां छीन ली और उसके लिए आरोप क्या लगाया। आरोप मतलब जिस बात को कहकर उनको हटाया गया है वो कहा गया है कि वो अभी अपरिपक्व हैं। 4 साल पहले जब वो 24 साल के थे तो मायावती जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया था, जो मायावती जी के बाद सबसे बड़ा पद है। तो 24 साल के जब वो थे तब मैच्योर थे, तब आपने उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया, यानी आपके बाद पार्टी के सर्वे सर्वा वही होंगे। पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, यानी पार्टी चलाने की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर दे दी। और अब 4 साल बाद जब वो 28 साल के हो चुके हैं, जब मंचों पर उनके इर्द गिर्द जबरदस्त भीड़ हो रही है, उनके वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, युवा दलित उनके पीछे खड़े हो रहे हैं, और युवा दलित ही नहीं, सामाजिक न्याय का समर्थन करने वाले लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं, तो फिर आप कह रही हैं कि वो इमेच्योर हैं। जब उन्होंने टिकट बदले थे उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का एक बयान आया था, वो बयान सुन लीजिए आप। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। इसलिए मैं आपके सामने अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो अभी तक बहुजन समाज पार्टी पर हमला करने से बच रहे थे, जो सीधा हमला कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, और बहुजन समाज पार्टी में भी आकाश आनंद जो हैं वो कांग्रेस और सपा पर हमला करने की जगह बड़ी पार्टी जो थी, जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पर हमला कर रहे थे। लेकिन मायावती जी द्वारा कैंडिडेट्स बदलने और उसके बाद आकाश आनंद को अपने पद से हटाने, चुनाव प्रचार से अलग करने के बाद अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी सीधे सीधे कह रहे हैं कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। एक थ्योरी यह दी जाती है कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके ऊपर, अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उनको जेल भेजा जा सकता है। जेल तो बहुत सारे लोग गए हैं, और मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जिनको अगर जेल में डाला गया, जिनके साथ अगर ऐसा कुछ किया गया, तो कम से कम एक बड़ा वोट बैंक दलितों का ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी से एकदम छिटक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं चाहेगी। दूसरा, कहा जा रहा है कि आकाश आनंद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हैं, वो नहीं चाहती कि आकाश आनंद के ऊपर कोई खरोंच भी आए। तो भैया, बिना खरोंच आए, बिना जेल गए, बिना लड़ाई लड़े, बिना सड़क पर आए, बिना जनता के साथ खड़े हुए तो कोई आज तक नेता बन नहीं सका है। मायावती जी ने खुद बहुत संघर्ष किया है,
कांशीराम जी के समय वो पार्टी में आई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया था उन्होंने, गांव गांव घूमी, गली गली घूमी, बहुत मेहनत किया है, तब जाकर यहां पर पहुंची हैं। कांशीराम जी की मेहनत का तो कहना ही क्या है, साइकिल लेके पूरा देश घूमा है, एक छोटे से संगठन को एक राष्ट्रीय पार्टी में बदला है। तो अगर आप उनको अपना उत्तराधिकारी समझती हैं, अगर आपने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो वो एयर कंडीशन में बैठकर मीठी मीठी बात करके दलितों के नेता तो नहीं बन सकते थे। वो वही कर रहे थे आकाश आनंद जो उनको करना चाहिए था। वो जनता के बीच में जा रहे थे, जनता के मुद्दे उठा रहे थे, पेपर लीक की बात कर रहे थे, वो आतंकवाद की बात कर रहे थे, वो बाकी सारी बातें कर रहे थे, सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे। और यही तरीका है जिससे भारतीय जनता पार्टी से लड़ा जा सकता है। एफआईआर वगैरह होती रहती है, 2-4 और एफआईआर हो जाती, लेकिन आपके कैंडिडेट्स के अंदर, आपके वोटर्स के अंदर एक जोश आता कि हमारा नेता सामने आकर लड़ रहा है, हम भी लड़ें। वो जोश, वो उत्साह आपने छीन लिया। इसका नतीजा यह होगा कि दलितों का एक हिस्सा जो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाए, जो संविधान पर खतरे को महसूस कर रहा है, वो अब आपको नहीं समाजवादी पार्टी को वोट देगा। इसके पहले भी कई जगहों से यह सूचना आई है कि दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है, बसपा को वोट नहीं किया है। आपका वोट बैंक खिसक रहा है। विधानसभा से आप लगभग साफ हैं। लोकसभा की हालत यह है कि आपके महत्वपूर्ण नेता जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके आपने सीट जीती थी, वो जा चुके हैं। अब नए लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बीच चुनाव के आप जो लोग मजबूती से लड़ रहे हैं उनको बदल रही हैं, और साफ साफ जनता को दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली जीतने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लड़ रही हैं। अगर ऐसी राजनीति चलती रहेगी बहन जी, तो जितनी मुश्किल से, जितनी मेहनत से, जितना सपना देखकर दलितों की एक पार्टी खड़ी की गई, दलितों के लिए एक पूरा आंदोलन खड़ा किया गया, बाबा साहब के नाम पर देश भर में बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी एक जगह बनाई, वो आंदोलन बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा, निराश हो जाएगा। क्योंकि हर कार्यकर्ता चाहता है उसका नेता सामने जाकर लड़े, हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता खुद के जीतने के लिए लड़ाई लड़े, किसी और पार्टी को जिताने के लिए न लड़े। जब ए टीम अवेलेबल है तो बी टीम में कौन रहना चाहेगा? या तो वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा या उन पार्टियों के पास चला जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं। तो आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाना, और वो भी तब जब चंद्रशेखर दलितों के एक नेता के रूप में, एक आक्रामक नेता के रूप में सामने आए हैं, कई बार जेल गए हैं, सीधी लड़ाई लड़ते हैं, पता नहीं कितने एफआईआर हैं उनके पास। उस समय एक दूसरा युवा नेता जो बहुजन समाज पार्टी में उभर रहा था, जिसकी तरफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आशा के साथ, उम्मीद के साथ देख रहे थे, उसको पार्टी के हेल्म से हटा के, उसको पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से ही नहीं, उसको चुनाव प्रचार से भी बाहर करके और उसको इमैच्योर कह के आपने अपनी पार्टी का फायदा किया है या नुकसान किया है, या आपको सोचना चाहिए। असल में आप सोचें ना सोचें वो तो आपका निजी मामला है, लेकिन इस देश के दलित, दमित, वंचित लोगों को सोचना पड़ेगा कि उसके नेता जब इस तरह से जाकर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष या परोक्ष समझौता कर लेते हैं तो उसे कहां खड़ा होना है, उसे संविधान के पक्ष में खड़े होने के लिए किसके साथ खड़ा होना है, यह फैसला अब दलित वोटर्स के हाथ में है। एक बात और कही जा रही है कि आकाश आनंद दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। जाहिर तौर पे अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में आना चाहेंगे तो दोनों पार्टियां उनका स्वागत करेंगे, लेकिन मुझे फिलहाल जितनी मेरी समझ है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, मुझे नहीं लगता कि वो किसी पार्टी में जा सकते, इस तरह की बगावत कर सकते हैं। नुकसान सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का हुआ है, और ये इस देश में न्याय की चिंता करने वाले, सामाजिक न्याय की चिंता करने वाले, संविधान की चिंता करने वाले हर व्यक्ति के लिए दुख की बात है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।